हेलो फ्रेंड्स। आज हम करते हैं टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अंडर जीएसटी। सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्स इनवॉइस की। टैक्स इनवॉइस होता क्या है और कौन इसे इशू कर सकता है। तो रजिस्टर्ड पर्सन अगर सप्लाई करता है टैक्सेबल गुड्स, सप्लाई करता है टैक्सेबल सर्विसेज, या फिर रिसीव करता है टैक्सेबल गुड्स, रिसीव करता है टैक्सेबल सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, तो उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है। तो मोटे तौर पर आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रखनी है। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर सप्लाई करता है टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विसेज को, उसे टैक्स इनवॉइस जो है कंपलसरी इशू करना पड़ेगा। उसके बाद बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, बिल ऑफ सप्लाई को देख लेते हैं। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर सप्लाई करता है एग्जम्प्टेड गुड्स या फिर एग्जम्प्टेड सर्विसेज या फिर बोथ। दूसरा, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। कॉम्पोजिशन स्कीम होती क्या है? कॉम्पोजिशन स्कीम एक ऐसी स्कीम जिसमें आपको एक फिक्स रेट से जो है टैक्स पेबल रहता है अगर आप एक ही स्टेट में सप्लाई करते हो। यानी कि विद इन वन स्टेट अगर आप सप्लाई करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर टैक्स रेट से टैक्स रेट एप्लीकेबल आपके ऊपर हो जाती है। उसी टैक्स रेट पर आपको सप्लाई की गई वस्तु पर टैक्स देना रहता है। तो इसमें दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप सप्लाई करते हो एग्जम्प्टेड गुड्स, सप्लाई करते हो एग्जम्प्टेड सर्विसेज, सप्लाई करते हो दोनों को, या फिर आप रजिस्टर्ड हो कॉम्पोजिशन लेवी में, तो फिर आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे। आप क्या इशू करोगे? बिल ऑफ सप्लाई। बात करते हैं इम्पोर्टेंट कंटेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस। कंटेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें जो हैं इसमें लिखी होनी चाहिए एक टैक्स इनवॉइस में। सबसे पहले जो बात आती है वो है GSTIN नंबर। तो GSTIN नंबर हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया जाता है। तो हर एक टैक्स इनवॉइस पे वो GSTIN नंबर जो है लिखा होना चाहिए सप्लायर का। दूसरा जो बात आती है सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ इशू। सीरियल नंबर लिखा होना चाहिए हर एक टैक्स इनवॉइस पर, और डेट ऑफ इशू, कब आप टैक्स इनवॉइस को इशू कर रहे हो वो डेट जो है आपको इस पर लिखी होनी चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है GSTIN ऑफ रिसिपिएंट इफ रजिस्टर्ड। अगर आपका रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका भी GSTIN नंबर होगा, वो भी आपका टैक्स इनवॉइस पर जो है लिखा होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे आता है इसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट इफ नॉट रजिस्टर्ड। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो उसका नाम और उसका एड्रेस टैक्स इनवॉइस पर लिखा होना चाहिए। HSN कोड लिखा होना चाहिए। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने 5000 से ज़्यादा कमोडिटी के लिए HSN कोड जो है हमारे को दिए हैं। टैक्स की चोरी ना हो सके, गुड्स को जो है कैटेगराइज किया गया है, तो उस तरीके से HSN कोड बनाए गए हैं। तो HSN कोड अगर किसी वस्तु का है तो वो HSN कोड जो है टैक्स इनवॉइस में लिखा जाना चाहिए। फिर बात आती है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप कौन सी गुड्स सप्लाई करवा रहे हो या सर्विस कौन सी आप सप्लाई करवा रहे हो, उसका ब्यौरा जो है आपको टैक्स इनवॉइस में देना होगा। क्वांटिटी इन केस ऑफ गुड्स, गुड्स के केस में आपको क्वांटिटी भी बतानी होगी, कितनी क्वांटिटी आप जो है सप्लाई करवा रहे हो। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू क्या है, मूल्य क्या है सप्लाई का, वो आपको टोटल बताना पड़ेगा। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो वैल्यू हमने निकाली है सप्लाई की उसमें कितनी टैक्सेबल है वो हमें जो है बतानी पड़ेगी। फिर बात आती है टैक्स रेट कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स या फिर इंटीग्रेटेड टैक्स, कोई भी केस हो सकता है। अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो आपके ऊपर CGST SGST एप्लीकेबल रहता है। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो आपके ऊपर IGST एप्लीकेबल रहता है। तो टैक्स रेट क्या रहेगी आपको जैसे कि पता है कि डिफरेंट टाइप्स की स्लैब है GST में भी, कौन सी स्लैब जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल, आपने जो सप्लाई की वस्तु, तो आपको वो बतानी पड़ेगी। आगे चलते हैं। अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, कितना टोटल अमाउंट बना है टैक्स का वो आपको बताना रहेगा। फिर बात आती है प्लेस ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस में प्लेस ऑफ सप्लाई भी बताई जानी चाहिए, नाम आना चाहिए स्टेट का कि कौन से स्टेट में सप्लाई की गई है। फिर बात आती है एड्रेस ऑफ डिलीवरी वेयर डिफरेंट देन प्लेस ऑफ सप्लाई। A tax invoice shall contain address of delivery where the same is different from the place of supply.
फिर बात आती है टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। रिवर्स चार्ज बेसिस होता क्या है, जिसमें आपका सप्लायर टैक्स पे नहीं करता सप्लाई की गई वस्तु पर, रिसिपिएंट जो है टैक्स पे करता है। तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम, जैसे कि नाम से सुजेस्ट होता है रिवर्स उल्टा, जिसमें सप्लायर टैक्स पे ना करके आपका रिसिपिएंट टैक्स पे करता है। इन्फॉर्मेशन ऑफ रिवर्स चार्ज बेसिस, अगर आरसीएम के तहत कोई टैक्स इनवॉइस इशू हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी इसमें देनी रहती है। और लास्ट में आपका आता है सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर competent authority. A tax invoice shall contain signature or digital signature of the supplier or his authorized representative. सप्लायर की तरफ से या फिर खुद सप्लायर या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है लास्ट में टैक्स इनवॉइस पर साइन जो है करेगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट टैक्स इनवॉइस में लिखे जाते हैं। आगे आते हैं टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस। टाइम लिमिट क्या है, कब जो है आपको टैक्स इनवॉइस इशू जो है कर देना चाहिए। जैसा कि इन जनरल सेंस में हम कह सकते हैं, जब आप सप्लाई करते हो तो सप्लाई करने के टाइम पर ही आपको टैक्स इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। लेकिन जब हम डेली रूटीन में देखते हैं कि ऑर्डर पहले आ जाती है, सप्लाई क्या पता सामान बहुत बाद में हो, तो ऐसा भी मुमकिन रहता है। तो सप्लाई जो है पर्टिकुलर एक ही टाइम पर नहीं होती, कई बार कॉन्टीन्यूसली भी सप्लाई होती है, लोड्स जाते हैं, आज एक लोड जा रहा है 2 दिन बाद दूसरा लोड जाएगा, तो इस तरीके से भी सप्लाई होती है। तो जैसे जैसे कोई सप्लाई हो रही है, टैक्स इनवॉइस भी उसी तरीके से उसका नेचर जो है बदल जाता है कि टैक्स इनवॉइस इशू कब करना है। तो टाइम लिमिट रहती है इशू करने की टैक्स इनवॉइस को, तो उसको देख लेते हैं वो टाइम लिमिट जो है क्या है। गुड्स के केस में अलग है, सर्विसेज के केस में अलग है। तो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट टाइम लिमिट जो है हमारे पास आ जाती है। तो सबसे पहले टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स में टाइम लिमिट देख लेते हैं इनवॉइस इशू करने की। तो इसमें सबसे पहला जो केस है वो है इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर गुड्स में मूवमेंट है, यानी कि जो आपकी वस्तुएं हैं उनको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो, या वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है सप्लाई होते हुए, तो उस केस में टाइम लिमिट जो है क्या रहेगी, किस टाइम पर जो है टैक्स इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। तो इसमें आपका जो रूल है वो है एट द टाइम ऑफ रिमूवल। कब वो जो है रिमूव होती है सप्लायर के यहाँ से, उस टाइम पर ही आपको टैक्स इनवॉइस जो है इशू कर देना चाहिए। दूसरा इसमें केस आता है नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर सप्लाई के टाइम कोई मूवमेंट नहीं है गुड्स में, उस केस में टैक्स इनवॉइस जो है कब इशू किया जाएगा, या फिर यूं कहें टाइम लिमिट जो है क्या रहेगी, तो वो आपको लिखनी है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। कब जो है डिलीवरी करवाई गई गुड्स की, उसी टाइम पर ही आपको टैक्स इनवॉइस जो है इशू करना पड़ेगा। या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कब जो है अवेलेबल करवाई गई रिसिपिएंट को, जिस डेट को अवेलेबल करवाएगी वही डेट को ही आपको टैक्स इनवॉइस जो है इशू करना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है सेल और रिटर्न सप्लाई। अगर कोई सप्लाई की गई है गुड्स सेल्स रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर पसंद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप अभी गुड्स को ले जाओ, आप इसको घर पे दिखाइए, आपको पसंद आए तो रख लीजिए, अगर पसंद नहीं आए तो इसको वापस कर दीजिए। इस बेस पर अगर आप सप्लाई कर रहे हो, उस केस में टाइम लिमिट क्या है इशू करने की इनवॉइस, वो है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और विद इन 6 months फ्रॉम द रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। दो बातें हैं, दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर रिटर्न सप्लाई है, सेल्स रिटर्न का केस है, तो वो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। उन दोनों में से जो पहले होगी उस डेट को ही आपको जो है इशू करना है टैक्स इनवॉइस। क्या क्या है, पहली जो कंडीशन है वो है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। या तो टाइम ऑफ सप्लाई जब आप सप्लाई कर रहे हो उस टाइम पर, या उससे पहले, पहली कंडीशन। दूसरी 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, जब सप्लायर के यहाँ से वो वस्तु हट जाती है उस डेट से 6 महीने के अंदर अंदर।
6 महीने वो जिस डेट से वो हटा सामान सप्लायर के यहाँ से, या तो वो डेट या फिर जब आप सप्लाई करते हो वो डेट, उन दोनों में से जो पहले की हो वो टाइम लिमिट हो जाएगी टैक्स इनवॉइस को इशू करने की। अगर गुड्स जो है अप्रूवल बेसिस पर भेजी जाती है या फिर सेल्स रिटर्न का केस है, where the goods being sent on taken on approval for sale or return are removed before the supply take place। तो इसमें आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, वो है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, वो हो जाएगी आपकी टाइम लिमिट टू इशू टैक्स इनवॉइस। अब बात करते हैं टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के केस में टाइम लिमिट क्या रहेगी? तो सर्विसेज जैसे कि आप जानते हो, जिनको आप सिर्फ फील करते हो, आप उनको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के नहीं जा सकते, वो ट्रेवल नहीं करती। तो सर्विसेज के केस में टैक्स इनवॉइस कब इशू होगा, वो टाइम लिमिट जो है क्या रहेगी? तो जनरल केस में विद इन 30 डेज फ्रॉम दी सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जिस डेट को आप सप्लाई कर रहे हो उससे 30 दिनों के अंदर अंदर आपको जो है टैक्स इनवॉइस इशू करना रहता है। तो ये जनरल केस है, आपको 30 दिनों के अंदर अंदर टैक्स इनवॉइस जो है इशू करना पड़ेगा। अगर केस है इंश्योरेंस का, बैंकिंग का, अगर कोई आप बैंकिंग की सर्विसेज ले रहे हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज ले रहे हैं, तो आपको 45 दिनों के अंदर अंदर जो है टैक्स इनवॉइस जो है इशू करना पड़ेगा। अगर आप इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, सप्लाई करवा रहे हैं, बैंकिंग से रिलेटेड कोई सर्विसेज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड सर्विसेज सप्लाई करवा रहे हैं, तो आपको 45 दिनों के अंदर अंदर टैक्स इनवॉइस जो है इशू करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, ऐसा केस जहां पर कॉन्टिन्यूस निरंतर जो है सप्लाई हो रही है गुड्स की, उस केस में जो है टाइम क्या रहेगा, टाइम लिमिट क्या रहेगी टैक्स इनवॉइस इशू करने की? तो इसमें जो है आपका आएगा रूल, वो है बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इज इशूड और ईच सक्सेसिव पेमेंट इज रिसीव्ड। जैसे जैसे कोई लोट आपके यहाँ से, आपके गोदाउन से जा रहा है, कोई भी गुड्स का लोट, अगर जैसे जैसे आप स्टेटमेंट जो है इशू कर रहे हो, उस स्टेटमेंट पर ही आपको टैक्स इनवॉइस जो है इशू करना पड़ेगा। या फिर दूसरे शब्दों में यूं कह ले कि जैसे जैसे उस प्रत्येक लोट की आपके पास पेमेंट आ रही है, तो जिस डेट को पेमेंट आ रही है उस डेट पर ही आपको टैक्स इनवॉइस जो है इशू करना पड़ेगा। दूसरा केस, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर सर्विसेज का केस है और कॉन्टिन्यूसली जो है आप उसको सप्लाई करवा रहे हो, तो उसमें जो है आपकी टाइम लिमिट जो है क्या रहेगी, इसमें आप देख लेते हैं। तो इसमें 3 केस आते हैं। सर्विसेज के केस में आपके 3 केस आएंगे टाइम लिमिट निकालने के लिए। तो टाइम लिमिट टू इशू टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सबसे पहला जो केस है वो है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल। अगर ड्यू डेट, पेमेंट की ड्यू डेट आप निर्धारित कर सकते हो, निर्धारित की जा सकती है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस टू बी इशूड ऑन बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। तो ये कह रहा है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट से ड्यू डेट पेमेंट की निर्धारित कर सकते हो कि कब जो है पेमेंट की जानी चाहिए थी, जो पता लग रही है सीधे तौर पर, तो उसमें टाइम लिमिट जो रहेगी टैक्स इनवॉइस को इशू करने की, वो रहेगी आपकी ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। जो वो ड्यू डेट है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 31 जनवरी जो है ड्यू डेट है पेमेंट करने की, जो आपने सर्विसेज ली हैं उसको पेमेंट करने की 31 जनवरी लास्ट डेट है, तो 31 जनवरी से पहले पहले आपको, या फिर 31 जनवरी तक टैक्स इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। दूसरा जो केस है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट से ड्यू डेट जो है पता ना लगे, तब आपकी टैक्स इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या रहेगी, वो है आपकी ऑन और बिफोर डेट ऑन विच पेमेंट रिसीव्ड। तो सीधे तौर पर आपको टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट देख लेनी है, आपके पास पेमेंट कब आई है, एज ए सप्लायर आप पेमेंट कब रिसीव करते हो। तो जिस डेट को आपने पेमेंट रिसीव की है उससे पहले या फिर उस डेट तक, लास्ट डेट हो जाएगी, वो आपको क्या इशू कर देना है, टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है एज ए सप्लायर। थर्ड जो केस है वो है where the payment is linked to the completion of an event, invoice to be issued on before the date of completion of the event।
वेयर द पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। अगर कोई पेमेंट जो है लिंक्ड है किसी इवेंट के कंप्लीशन होने तक, कोई प्रोजेक्ट है या फिर वो प्रोजेक्ट जब पूरा होगा उसी के ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट में निर्धारित किया होगा कि वो प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद या वो घटना घटित होने के बाद ही पेमेंट दी जाएगी, तब जो है इन्वॉइस कब इशू किया जाएगा उस केस में उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो इसमें जो है द इन्वॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। जब वो इवेंट कंप्लीट हो जाएगा उस डेट को या फिर उससे पहले ही आपको जो है टैक्स इनवॉइस जो है इशू करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। मैनर ऑफ इशूइंग द इनवॉइस। मैनर क्या है, तरीका क्या है इशू करने का टैक्स इनवॉइस, किस तरीके से जो है इशू किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गुड्स के केस में अलग तरीके से इशू होता है, मैनर तरीका अलग रहता है। सर्विसेज के केस में अलग तरीका रहता है। तो 3 कॉपी निकलती हैं जी गुड्स के केस में और 2 कॉपी निकलती हैं टैक्स इनवॉइस की सर्विसेज के केस में। गुड्स के केस की बात कर लेते हैं। ट्रिप्लिकेट कॉपी यानी कि 3 कॉपी निकलेंगी। ओरिजिनल कॉपी जाएगी रिसिपिएंट को, डुप्लीकेट कॉपी फॉर ट्रांसपोर्टर जो आपका सामान सप्लायर के यहाँ से रिसिपिएंट के यहाँ पर लेकर के जाता है, ट्रांसपोर्टर को जाती है डुप्लीकेट कॉपी, और ट्रिप्लिकेट कॉपी फॉर द सप्लायर, जो सप्लायर है जो सप्लाई करवा रहा है सामान को वो ट्रिप्लिकेट कॉपी जो है रखता है। सर्विसेज की अगर हम बात करें 2 कॉपी रहती हैं। ओरिजिनल कॉपी फॉर रिसिपिएंट, ओरिजिनल कॉपी रिसिपिएंट को जाएगी और दूसरी कॉपी आपकी सप्लायर के पास यहाँ रह जाएगी। तो ट्रांसपोर्टर की कॉपी यहाँ पे नहीं रहती। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सर्विसेज को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रक में बिठाकर लोड करवा कर नहीं ले जाते हो। आगे चलते हैं। एक और कंसेप्ट आता है इसमें, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, या फिर यूं कह लीजिए नो बिल ऑफ सप्लाई या नो टैक्स इनवॉइस इशूड फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन बहुत ही छोटी अमाउंट की सप्लाई करता है, जैसे कि 200 रुपये से कम वैल्यू की सप्लाई अगर वो करता है, तो फिर उसको उस केस में कोई टैक्स इनवॉइस जो है इशू नहीं करना रहता, और उसकी जगह पर उसको एक पूरे दिन के लिए वो 200 रुपये से कम के जितने भी वो सप्लाई कर रहे हैं गुड्स को, उनका एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस जो है इशू कर दिया जाता है। तो आपको कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस में एक ही बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप 200 रुपये से कम वैल्यू की सप्लाई कर रहे हो और रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, देन उस केस में आपको कोई सिंगल 200 रुपये से कम के लिए टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना। आप उनको बाद में उन सब 200 से कम आइटम्स को जोड़ करके उन सब के लिए एक ही तरह का इनवॉइस इशू कर सकते हो, जिसको कंसोलिडेटेड इकट्ठा टैक्स इनवॉइस बोला जाता है। रिसिप्ट वाउचर, टैक्स इनवॉइस में ये आगे एक पार्ट आता है। रिसिप्ट वाउचर होता क्या है, ये सप्लायर जो है इशू करता है रिसिपिएंट को। कब इशू करता है, जब सप्लायर के यहाँ पर एडवांस में पेमेंट आती है। मान लीजिए आप कोई बेड बनाने का काम करते हो, फर्नीचर की आपका काम है, दुकान है, और आपके पास एक स्पेशल तरह के बेड बनाने के लिए ऑर्डर आया। आप कहते हैं जी बिल्कुल हम बेड आपके लिए बना देंगे। आप कहते हो कि आप 10,000 रुपये हमें एडवांस में दे दीजिए। रिसिपिएंट आपको 10,000 रुपये एडवांस में दे देता है, तो आप उसको 10,000 रुपये एडवांस के बदले में एक वाउचर देते हो, जिसको रिसिप्ट वाउचर जो है बोला जाता है। उस एडवांस की गई पेमेंट के बदले में रिसिप्ट वाउचर जो है दिया जाएगा। तो इसमें आपको जो लिखना है वो है, अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ इशू अ रिसिप्ट वाउचर और एनी अदर डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग रिसिप्ट ऑफ सच पेमेंट। आगे चलते हैं। रिफंड वाउचर। देखो अभी जो मैंने बताया था, सप्लायर जो है रिसिपिएंट को रिसिप्ट वाउचर देता है किसके बदले में, अगर उस पर एडवांस पेमेंट जो है उसके पास आती है। अगर सप्लायर सप्लाई नहीं करता, जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि आपको एक स्पेशल तरह का बेड बनाने के लिए रिसिपिएंट के यहाँ से एडवांस पेमेंट आई है 10,000 रुपये की, तो आपने रिसिप्ट वाउचर उसको इशू कर दिया था 10,000 रुपये का, क्योंकि आप टैक्स इनवॉइस तब तक इशू नहीं कर सकते जब तक आप जो है उसको सप्लाई नहीं करवाते हो गुड्स की या फिर सर्विसेज की। अगर सप्लायर ने उस एडवांस पेमेंट के बदले में सप्लाई नहीं करवाया, मान लो आपको यहाँ पर बेड सप्लाई करवाना था, आप नहीं करवाते हो, तो आप उसको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे, आप रिसिपिएंट को फिर रिफंड वाउचर इशू करोगे, क्योंकि आप जो है सप्लाई
रिसिपिएंट को करवाने में नाकाम रहे हो, आप करवा नहीं पाए हो, तो आपको टैक्स इनवॉइस यहाँ पर इशू नहीं करना, आप उसको जो है उसकी पेमेंट वापस लौटाओगे और उसको इशू करोगे रिफंड वाउचर। अब बात करते हैं हम क्रेडिट नोट की। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपका टैक्स इनवॉइस में क्रेडिट नोट। जो इसका सेक्शन है वो है 34 सब सेक्शन 1 एंड 2 में क्रेडिट नोट को बताया गया है होता क्या है और क्यों ये इशू किया जाता है, किस सिचुएशन में इशू किया जाएगा और है क्या ये, अभी इसकी बातें जो हैं हम देख लेते हैं। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है ये है क्या, आप इसको यूं कह लीजिए सप्लीमेंट्री टैक्स इनवॉइस भी आप इसको बोल सकते हैं एक तरह से। और जब आपकी टैक्सेबल वैल्यू जो इनवॉइस में आपने दी हुई है वो ग्रेटर देन हो जाए जो आपने चार्ज की है, या फिर टैक्सेबल वैल्यू जो दर्शाई गई है टैक्स इनवॉइस में वो आपकी ज़्यादा है जितनी होनी चाहिए थी, जितनी पेबल थी। मान लीजिए 200 रुपये कोई टैक्स चार्ज किया जाना था, बट आपने 400 रुपये टैक्स जो है चार्ज कर लिया, तो फिर आप जो है टैक्स इनवॉइस की जगह क्रेडिट नोट इशू करोगे उस एक्सेस अमाउंट से जो आपने चार्ज कर लिया है। तो इसका करेक्शन करने के लिए एक तरह से इसको सप्लीमेंट्री टैक्स इनवॉइस भी बोला जाता है। तो क्रेडिट नोट इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज इशूड टू डील विद द सिचुएशन where tax invoice has been issued for a supply and subsequently it is found that the value or tax charge in that invoice is more than what is actually payable chargeable। आप क्या करते हो, टैक्सेबल वैल्यू इनवॉइस में ज़्यादा दिखा देते हो या फिर टैक्स जो है इनवॉइस में ज़्यादा चार्ज कर लेते हो और जो आपको एक्चुअली में चार्ज करना चाहिए तो उससे आप जो है ज़्यादा चार्ज कर लेते हो। पहली सिचुएशन तो ये है। दूसरी, अगर जो आपने गुड्स सप्लाई की हैं वो रिटर्न कर देता है रिसिपिएंट। दूसरी सिचुएशन है कि रिटर्न कर देता है रिसिपिएंट जो आपने सप्लाई की है। तीसरी सिचुएशन है वेयर गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड आर फाउंड टू बी डिफिशिएंट। जो आपने सप्लाई की थी गुड्स वो जो है कमी पाई जाती है, वो पूरी क्वांटिटी नहीं होती जितनी क्वांटिटी सप्लाई रिसिपिएंट की तरफ से मंगवाई गई थी। फॉर एग्जांपल, रिसिपिएंट आपको 100 वस्तुओं का एक ऑर्डर देता है, आप 100 वस्तुएं टैक्स इनवॉइस बना करके भेज देते हो, लेकिन रिसिपिएंट के पास 100 वस्तुएं जाती नहीं है, उसके पास 80 क्वांटिटी पहुंचती है। तो इस केस में भी 20 आइटम्स के लिए क्वांटिटी के लिए क्रेडिट नोट जो है इशू किया जाएगा। तो ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी है कि रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मे इशू वन और मोर क्रेडिट नोट फॉर सप्लाई मेड इन फाइनेंशियल ईयर रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। रजिस्टर्ड सप्लायर क्रेडिट नोट इशू कर सकता है, एक फाइनेंशियल ईयर में एक या एक से ज़्यादा वो इशू कर सकता है अगर 3 सिचुएशन रहती हैं। कौन कौन सी, टैक्स जो है ज़्यादा इनवॉइस में चार्ज कर लिया है, एक्चुअल में जितना चार्ज करना चाहिए था उससे ज़्यादा चार्ज अगर कर लिया है, या फिर रिसिपिएंट ने कुछ वस्तुएं आपकी रिटर्न कर दी है, या फिर जितनी वस्तुएं रिसिपिएंट के पास पहुंचनी चाहिए थी उतनी नहीं पहुंची हैं, तो भी क्रेडिट नोट इशू सप्लायर की तरफ से, रजिस्टर्ड सप्लायर की तरफ से किया जाएगा। आगे चलते हैं। डेबिट नोट। डेबिट नोट इसके विपरीत अवधारणा है। जो हमने अभी क्रेडिट नोट पढ़ा है इससे अलग अवधारणा है। डेबिट नोट होता क्या है, टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज करता है डेबिट नोट। क्या होता है कि अगर आप टैक्स जो है कम चार्ज करते हो या टैक्सेबल वैल्यू इनवॉइस में कम दिखाते हो जितनी एक्चुअल में आपको दिखानी चाहिए थी या जितनी आपको एक्चुअल में चार्ज करनी चाहिए थी, आप उससे कम करते हो चार्ज या फिर कम वैल्यू जो है दिखाते हो, तो फिर रजिस्टर्ड सप्लायर डेबिट नोट जो है इशू करेगा रिसिपिएंट को, जितने से वो कम चार्ज की गई है जितनी वैल्यू से, या जितनी कम वैल्यू उसमें दिखाई गई है। तो सीधे तौर पर ये डेबिट नोट आपकी
टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि आपने टैक्स इनवॉइस में वैल्यू जो है कम दिखाई है या कम चार्ज की है जितनी एक्चुअल में की जानी चाहिए थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।